नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित आपको ये पता चल जाएगा कि भारत में पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि भारत में हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग भारत के प्रमुख पठारों को पढ़ेंगे और जो प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ या फिर पर्वत हैं उनको भी आज हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने इंडियन ज्योग्राफी के 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं, तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर नहीं था। अगर इसके स्टार्टिंग में प्रकाश डालें तो मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में जो पृथ्वी का समस्त महाद्वीपीय क्षेत्र था वो एक ही स्थान पर था, यानी पूरी की पूरी पृथ्वी स्टार्टिंग में एक ही स्थान पर थी, गोल गोल आकार की, जिसको बोला जाता था पैंजिया। ठीक है, अब क्योंकि पूरा महाद्वीपीय क्षेत्र जो था यानी पूरा जो पृथ्वी वाला क्षेत्र था वो एक ही स्थान पर था, इस कारण से जो समस्त महासागरीय भाग था वो भी एक ही स्थान पर था, तो उसका नाम था पैंथालासा। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि जब स्टार्टिंग में पृथ्वी एक थी यानी सभी महाद्वीप एक थे तब उसको पैंजिया बोलते थे, और जब सभी महासागर एक थे तो उनको बोला जाता था पैंथालासा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले जो पैंजिया था वो 2 भागों में टूट गया। ऊपर का जो भाग बना यानी उत्तरी भाग जो था उसको बोला जाता है अंगारा लैंड, और नीचे का जो भाग था यानी दक्षिणी भाग उसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। अब ये क्यों टूटा, ये दिमाग में सीधा सा प्रश्न आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके टूटने के पीछे का कारण था पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो, साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल था वो पृथ्वी को खींच रहा था अपनी अपनी तरफ, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, टूट गई। अब जब ये 2 भागों में टूट गया तो 2 भागों के बीच का जो क्षेत्र था ना, इसको बोला जाने लगा क्या, तो इसको बोला जाने लगा टेथिस सागर। ठीक है, बीच वाला जो भाग था यहाँ पर पानी आ गया, अब 2 भागों में टूट गया तो इसको टेथिस सागर बोला जाने लगा। फिर क्या हुआ कि आज से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले जो गोंडवाना लैंड था, मतलब जो नीचे वाला टुकड़ा था, उससे अलग होकर मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब अलग होते चले गए। कुल मिलाकर स्टार्टिंग से आप ऐसा समझिए कि जो ऊपर वाला भाग था इससे 3 महाद्वीप बने, एक बना उत्तरी अमेरिका, दूसरा बना यूरोप और तीसरा बना एशिया महाद्वीप। ठीक है, यानी ऊपर वाले भाग से अर्थात अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने और जो नीचे वाला भाग था गोंडवाना लैंड उससे 4 महाद्वीप बने। कौन कौन से, एक बना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और चौथा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये सब नीचे वाले टुकड़े आपस में फिर से अलग होने लगे, यानी कि गोंडवाना लैंड से फिर से अलग होने लगे और अंगारा लैंड खुद भी टूट चुका था। तो जब ये गोंडवाना लैंड से टूटे तब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भारत था पहले अफ्रीका महाद्वीप के पास था। ठीक है, एक टुकड़ा था भारत का जिसको आप अभी देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के रूप में, जो कि त्रिभुजाकार का था। तो ये जो था वहाँ से यानी अफ्रीका महाद्वीप के पास से टूटकर धीरे धीरे उत्तर की तरफ गति करने लगा। यानी कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि ये किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का, लेकिन ये उत्तर की तरफ अंगारा लैंड की तरफ जाने लगा। तब तक आपको पता है कि ऊपर भी टुकड़े हो चुके थे, एक तो उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप और एशिया। तो ये कहाँ जाकर टकराया, तो ये जाकर अंगारा लैंड की जो यूरेशिया वाली भूमि थी, मतलब एशिया वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर टकरा गया। ठीक है, धीरे धीरे, ये 1 वर्ष की बात नहीं है बल्कि कई हजार, या फिर ऐसा बोलिए कि यहाँ पर शब्द भी लिखा हुआ है कि 100 मिलियन वर्ष पहले ये टूटा था, तो तब से ये धीरे धीरे गति करता हुआ ऊपर आने लगा। ठीक है, तो ये जाके सीधे यूरेशिया से टकरा गया और मैंने आपको बताया था कि बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो जो भारत था नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, तो क्या होता है कि जब नदियाँ ऊपर वाली, जैसे कि ऊपर यूरोप था और एशिया था, तो वहाँ की नदियाँ जो इधर आ रही थी एशिया वाली, तो वो नीचे टेथिस सागर की तरफ मलबा गिरा रही थी। और जब भारत का ये जो प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है ये जब एशिया के पास आया होगा तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगा होगा इसको आने में, बहुत ज़्यादा वर्ष लग गए होंगे। तो उस टाइम पे जो यहाँ की नदियाँ निकलती थी ये भी अपना मलबा कहाँ पर डिपॉजिट करती थी, तो ये पूरा का पूरा टेथिस सागर में डिपॉजिट करती थी। जैसे कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब यहाँ पर डालती चली गई।
तो जैसे ही दोनों प्लेटें समय के साथ टकराई तो टकराने के कारण जो टेथिस सागर में मलबा पड़ा हुआ था उसमें सिलवटें पड़ने लगी, मतलब कि वो फोल्ड होने लगा और फोल्ड होकर वो ऊपर उठने लगा, जिसका उदाहरण आप देख ही रहे हैं। आज के टाइम पे जो हमारा हिमालय है वो उसी के कारण बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी क्या हुआ कि हिमालय की जो नीचे वाला क्षेत्र था, यानी जो अभी आप मैदानी क्षेत्र देखते हैं, वो क्षेत्र जो था वो निचला पड़ा रहा। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई दो गाड़ियां टकराती हैं आपस में आमने सामने से, तो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, कुचर जाता है। कुचर जाने के कारण वो नीचे हो जाता है, झुक जाता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो उठ जाता है। इसी कारण से जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका दक्षिणी वाला जो हिस्सा है वो उठा हुआ है और आगे वाला हिस्सा जो था वहाँ पर जगह खाली थी। जगह खाली थी जिस कारण से दोनों तरफ से आने वाली नदियाँ, यानी हिमालय की तरफ से आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से आने वाली जो नदियाँ थी वो इसको भरती चली गई। ठीक है, मतलब जो भी मलबा था वो धीरे धीरे यहाँ पर फिर से इकट्ठा करती चली गई, जिस कारण से वो जो क्षेत्र था उसको पूरी तरह से पाट दिया गया और पाटने के कारण वहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में मैदान का निर्माण हुआ, साथ ही साथ हिमालय पर्वत का निर्माण आपने समझा और आपको पता ही चल गया कि कैसे भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र आया। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र इस तरीके से आया जो कि पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र था। ठीक है, तो ये तिकोना वाला जो हिस्सा है ये कहाँ से आया था, तो आप बता दीजिएगा कि ये आया था सीधा सा मकर रेखा से। मकर रेखा से चलकर ये आया भूमध्य रेखा में और भूमध्य रेखा से चलकर ये पहुंचा कहाँ, अभी वर्तमान में कर्क रेखा में। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। जाहिर सी बात है, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो भारत है वो हमेशा तरक्की करता रहे, जैसे वो अभी जियोग्राफी में तरक्की करता हुआ ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रायद्वीपीय भारत के बारे में समझ चुके हैं। तो इस घटना से आपकी तीन चीज़ें क्लियर होनी है। पहला, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, दूसरा, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, और तीसरा ये कि प्रायद्वीपीय जो पठार वाला क्षेत्र है वो कैसे यहाँ पर आया। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हिमालय को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है और मैदान वाला जो वीडियो है आपको जल्दी ही मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र की, जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करते हैं। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो ये कह सकते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है यह एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। साथ ही साथ ये भारत की सबसे पुरानी भूमि भी है, क्योंकि आपको पता है कि इसके आने के बाद ही हिमालय बना है और उसके बाद क्या बना है, मैदान बना है। तो जाहिर सी बात है कि ये भारत की सबसे पुरानी भूमि है। और अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार की, तो प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत व दिल्ली तक है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक है, पश्चिम में जो गिर पहाड़ियां हैं वहां तक, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां जिसको कार्डमम की पहाड़ियां बोलते हैं वहां तक, और उत्तर पूर्व में शिलांग के पठार तक इसका विस्तार है। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रायद्वीपीय भारत फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका कोई भी हिस्सा समुद्र में नहीं डूबा हुआ है। इसका कारण ये है कि इसके पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट पर्वत स्थित हैं, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। इस कारण से प्रायद्वीपीय भारत का कोई भी हिस्सा जो है वो समुद्र में नहीं डूबा हुआ है। ठीक है, और अगर इसके ढाल की बात करें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका ढाल कहाँ की तरफ है, तो जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर वाला भाग आपको पता चलेगा क्योंकि बीच से जो नर्मदा नदी निकलती है ये इसको यानी प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। तो ऊपर वाला जो भाग होगा यानी उत्तरी भाग, इसका जो ढाल है ये पूर्व की तरफ है। ठीक है, जो कि सोन नदी है, चंबल नदी और दामोदर नदी है, इनके प्रवाह से स्पष्ट होता है कि इसका ढाल किधर है, पूर्व की तरफ है। तथा जो दक्षिण वाला हिस्सा यानी दक्षिणी जो भाग है इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, जो कि गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी के प्रवाह से स्पष्ट होता है। साथ ही साथ प्रायद्वीपीय नदियों में से दो नदियां हैं, एक है नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां अपवाद हैं, मतलब कि ये ढाल में नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं ढाल में? क्योंकि ये अपने भ्रंश में बहती हैं। भ्रंश मतलब इनकी एक दरार है, क्योंकि आपको पता है कि भारत कहाँ से आया है, मकर रेखा से, और आके किससे टकराया है, तो आप बता सकते हैं कि ये जाके एशिया से
टकरा गया है। अब कोई चीज़ टकराएगी तो जाहिर सी बात है कि बीच में दरार भी पड़ेंगी, है ना। जहाँ से कमज़ोर होगा वहाँ से दरारें पड़ जाएंगी। तो दरार जो है उससे नर्मदा नदी भी निकलती है और एक दरार से ताप्ती नदी निकलती है। तो दरार में होने के कारण ये ढाल की तरफ ना जाके जिधर दरार है उधर बहती हुई चली जाती हैं। तो ये जो नदियाँ हैं ये अपवाद हैं, ये सीधा का सीधा जाके अरब सागर में गिरती हैं, मतलब कि पश्चिम में जाकर गिरती हैं, ये ढाल में नहीं जाती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको पठारों का पठार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पठार के अंदर कई सारे पठार हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत जो है पूरा का पूरा पठार है और इसके अंदर भी कई सारे पठार हैं जो कि आगे हम लोग जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें समझेंगे। और इसको प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है? तो आपको पता है ऐसा कोई भी क्षेत्र जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण से इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठारों का वर्गीकरण पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पठार कहते किसे हैं। तो धरातल का ऐसा विशिष्ट स्थल जो कि अपने आसपास की भूमि से पर्याप्त ऊंचा हो, साथ ही साथ जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसको पठार कहते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग जो होता है वो चौड़ा और सपाट होने के कारण इसको लैंड टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लैंड टेबल किसे कहते हैं तो सही जवाब क्या होगा? पठार को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारों के वर्गीकरण की। तो जो प्रायद्वीपीय पठारों का वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से चार भागों में किया गया है। पहला केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार और चौथा है दक्कन का पठार। इसके अलावा भी हम लोग प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है यानी प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं तो पठार के अलावा भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। और जब पठार कवर ही कर रहे हैं तो एक पठार और बचता है जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, वो है लद्दाख का पठार। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसमें आपको केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा तो उनको भी आप नोट करते चलिए, फिर हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली श्रेणी के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर मेवाड़ के पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी जिसके अंतर्गत आपको रीवा पन्ना का पठार और भांडेर का पठार आ जाएगा, उसको भी देखेंगे, और सतपुड़ा श्रेणी, इसको हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर जो दूसरा वर्गीकरण किया था पठारों का वो था पूर्वी पठार। इसके अंतर्गत हम लोग बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे, फिर राजमहल की पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ी, महानदी बेसिन जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ बेसिन भी बोल सकते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ का पठार, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक है दंडकारण्य का पठार जिसको बस्तर का पठार भी बोलते हैं, तो वो भी पूर्वी पठार के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था उत्तर पूर्वी पठार जिसके अंतर्गत आता है मेघालय का पठार, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दक्कन का जो पठार था उसके अंतर्गत तीन आते हैं, एक आता है दक्कन ट्रैप जिसको महाराष्ट्र का पठार भी बोल सकते हैं, दूसरा आता है कर्नाटक का पठार, तीसरा आता है आंध्रा का पठार जिसको तेलंगाना का पठार, या फिर दूसरा नाम भी दिया जाता है इसको, वो बोला जाता है रॉयल सीमा। ठीक है, या फिर रॉयल सीमा का पठार। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और लद्दाख का जो पठार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पठारों का वर्गीकरण किया जाता है। अब पठारों के वर्गीकरण करने के बाद इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय उच्च भूमि में से अरावली पर्वत श्रेणी की। जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर में है। आपने सुना होगा रायसीना हिल का नाम, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो राजस्थान बांगर वाला क्षेत्र है उसको केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करता है। जैसे आप मैप में देख रहे हैं तो राजस्थान का ये जो बांगर ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने का काम भी करते हैं। अगर बात करें इसके उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति
प्री कैब्रियन काल में हुई थी। और जो अरावली पर्वत है इसकी अनुमानित आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। ठीक है, तो इसकी जो आयु है वो कितनी है, 570 मिलियन वर्ष है, यानी ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर बात करें कि अरावली जो संरचना है वो पश्चिम भारत में किसका कार्य करती है, तो आपको पता होगा कि जो अरावली संरचना है वो पश्चिम भारत में मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है। जो राजस्थान के मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करने का काम करती है। ठीक है, मतलब जो राजस्थान का जो रेतीला वाला क्षेत्र है उसको गंगा वाले क्षेत्र से अलग करने का काम करती है। साथ ही साथ यह पूर्व में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र से अलग करने का काम भी करती है। मतलब पूर्वी भाग में जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, केंद्रीय उच्च भूमि वाला हिस्सा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये केंद्रीय उच्च भूमि का जो पूर्वी वाला हिस्सा है तो यहाँ पर ये अधिक वर्षा होती है, तो इसको राजस्थान वाले यानी ऊपरी भाग में यहाँ पर जहाँ पर राजस्थान में रेत पाई जाती है तो इससे अलग करने का काम करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी पर्वत के कारण जो रेतीला हिस्सा है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर निकलने वाली एक जो लूनी नदी है वो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। मतलब ना तो ये किसी नदी से मिलती है और ना ही समुद्र से मिलती है, इस कारण से इसको अंतः स्थलीय नदी भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको साल्ट नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो पानी है कहीं कहीं नमकीन भी है, इस कारण से इसको साल्ट नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं जो कि अरावली से ही निकलती हैं, एक है जवाई नदी और एक है सुकरी नदी। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ये लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में अगर बात करें खनिज संसाधनों की तो यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर जैसे कई सारे संसाधनों के भंडारण पाया जाता है। ठीक है, और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि आबू पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध जैन स्थल जिसका नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर वो भी स्थित है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रमुख रूप से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सही जवाब क्या होगा, गुरु शिखर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके संबंध में याद रखनी है, अरावली पर्वत श्रेणी के संबंध में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेवाड़ के पठार की। जो मेवाड़ का पठार है इसका विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मतलब दो जगह पे है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। जो मेवाड़ का पठार है जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, क्योंकि बीच में है दोनों के, तो जाहिर सी बात है उनको अलग करने का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ से यानी अरावली पर्वत से निकलने वाली जो बनास नदी है यह उसके अपवाह क्षेत्र में आता है। ठीक है, मतलब जो बनास नदी है यहीं से गुजरती है, उसका जो पानी है यहीं पर उपयोग ज़्यादातर किया जाते हैं। जो बनास नदी है ये चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ मेवाड़ के पठार के बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि जो मेवाड़ का पठार है इसको राजस्थान उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान उच्च भूमि के नाम से किसे जाना जाता है तो सही जवाब क्या होगा, मेवाड़ का पठार। ठीक है, और मेवाड़ के पठार में नॉर्मली काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी के कारण आपको पता ही है कि यहाँ पर कपास, चना, दलहन, तिलहन आदि फसलों की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मली मेवाड़ का पठार है ये मालवा के पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, उसी के क्षेत्रीय नामों को विभाजन कर दिया गया है, तो मेवाड़ का पठार हो गया है। आप उधर देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। तो ये सब के सब वैसे तो मालवा के पठार के ही हिस्से हैं, तो जैसे मालवा के पठार में मिट्टी पाई जाएगी सेम उसी प्रकार यहाँ भी मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, बाकी ये क्षेत्रीय विभाजन कर दिया गया है जिनको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का पठार। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मालवा के पठार की। इसके अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पश्चिम में मेवाड़ के पठार से लेकर पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तक तथा उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र से लेकर दक्षिण में विंध्यन संरचना तक है। और अगर बात करें कि किस राज्य में फैला हुआ है तो मालवा का जो पठार है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी जो ढाल है वो उत्तर की तरफ अर्थात गंगा नदी तंत्र की तरफ है। मतलब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूरी की पूरी गंगा नदी तंत्र में जाकर शामिल हो जाती हैं। यह दरारी मतलब फिसर उद्भेदन से निकले लावा से निर्मित है। ये जो को पूरा का पूरा पठार है ये दरारी उद्भेदन से निकले लावा से बना हुआ है।
एक लावा होता है बेसिक लावा, दूसरा होता है अम्लीय लावा। तो ये बेसिक लावा से बना हुआ है। बेसिक मतलब क्षारीय लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, जिस कारण से लावा पतला होता है और काफ़ी अधिक दूरी तक फैल जाता है और ढाल कम होती है। ठीक है, तो ये बेसिक लावा से बना हुआ है मालवा का पठार। इसके अलावा जो अम्लीय लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण से गाढ़ा और चिपचिपा होता है। तो वो ज्वालामुखी के मुख के पास ही क्या होता है कि ठंडा हो जाता है, जिस कारण से उसमें तीव्र ढलान बनी होती है। ठीक है, लेकिन ये जो मालवा का पठार है ये किससे बना है? क्षारीय लावा यानी बेसिक लावा से बना है, जिस कारण से इसमें कम ढाल है। ठीक है, और मैं आपको बता ही दिया हूँ जैसे कि ये लावा से निर्मित है, तो जाहिर सी बात है कि ये बेसाल्ट से निर्मित होने के कारण लावा बोलें या फिर बेसाल्ट बोलें, यहाँ पर बेसाल्ट वाली चट्टानें हैं, जिसके कारण यहाँ पर अपक्षय से काली मिट्टी का विकास हुआ है। काली मिट्टी जो होती है आपको पता है मैक्सिमम कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास, आयरन इन चीज़ों की अधिकता होती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, और इसमें जो ह्यूमस जैविक तत्व होता है वो भी कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये लावा से बना है, अर्थात बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिस कारण से ये जो चट्टानें हैं काफ़ी ज़्यादा ठोस हैं। ऊपर अपरदन के कारण काली मिट्टी तो बन गई है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी है, लेकिन नीचे जो बेसाल्ट लावा से बना हुआ चट्टान है इसके कारण यहाँ पर वार्षिक वर्षा वैसे तो 80 से 100 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी बनी रहती है, क्योंकि भूमिगत जल यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता। जो चट्टानें हैं काफ़ी ज़्यादा कठोर हैं, इस कारण से नीचे पानी नहीं जाने देती। जो वर्षा का पानी है उसको नीचे एकत्रित नहीं होने देती, जिस कारण से पानी की समस्या हमेशा मालवा के पठार वाले क्षेत्र में या फिर ये कहें कि केंद्रीय उच्च भूमि वाले क्षेत्र में बनी ही रहती है। ठीक है, क्योंकि ये लावा से बना है तो जाहिर सी बात है कठोर है तो नीचे पानी नहीं जा पाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय उच्च भूमि वाले पठार हैं, जैसे मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, आगे आएगा बुंदेलखंड का पठार, ये सब के सब संप्राय मैदान है। ठीक है, संप्राय मैदान का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपर्दन निर्मित मैदान जो कि संप्राय मैदान बोला जाता है, दूसरा होता है निक्षेप निर्मित मैदान जो कि जलोढ़ मैदान बोला जाता है। ठीक है, अपर्दन निर्मित मतलब ऊंचा कोई क्षेत्र है जिसको नदियों ने काट काट के बराबर कर दिया है, उस मैदान को बोला जाता है संप्राय मैदान अर्थात अपर्दन निर्मित मैदान। ठीक है, लेकिन निक्षेप मैदान कौन सा होता है तो अगर मानिए कि कोई भी निचला हिस्सा है तो नदियां वहां पर कंकड़ पत्थर ले जाकर जमा कर देती हैं, क्योंकि नदियां अपने पानी के साथ ये लेकर चलती हैं साथ में, तो जहां पर जमा कर देती हैं तो धीरे धीरे पाट देती हैं उस क्षेत्र को और मैदान निर्मित हो जाता है, तो उसको बोला जाता है जलोढ़ मैदान। ठीक है, जो गंगा का मैदान है वो जलोढ़ मैदान है, लेकिन जो ये मालवा वाले क्षेत्र में पाया जाता है मैदान ये कौन सा है, ये संप्राय मैदान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केंद्रीय उच्च भूमि वाले जो मैदान है ये कौन से हैं, संप्राय मैदान है, और साथ ही साथ उर्मिल मैदान भी हैं। उर्मिल मैदान का मतलब होता है रोलिंग प्लेन। ठीक है, रोलिंग मैदान, क्योंकि ये ढलान वाले हैं तो जाहिर सी बात है उर्मिल मैदान बोले जाएंगे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो जो बुंदेलखंड का पठार है इसका विस्तार मालवा के पठार और बघेलखंड के पठार के बीच में है, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से धासन नदी के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र की जो सभी नदियां हैं वो खड्ड अपर्दन यानी गली इरोजन करती हुई चलती हैं, जिससे बीहड़ का निर्माण होता है। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा जो महाखंड बने हुए हैं उनको उख्यात भूमि का प्रदेश बोला जाता है। उख्यात भूमि मतलब बैड लैंड बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पर नदियाँ काफ़ी स्पीड से नीचे जाती हैं, जिस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर नालियाँ की तरह मतलब नाली बन जाती है, एक एक करके कई सारी नालियाँ बन जाती हैं, तो बीच में यहाँ पर डाकू रहा करते थे, जिस कारण इसको बैड लैंड बोला जाता है। ठीक है, यही है चंबल के डाकू वाला क्षेत्र, बीहड़ वाला क्षेत्र, यहीं पर डाकू पहले पाए जाते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि नालियाँ बन जाती हैं, गहरी गहरी नालियाँ, कई सारी नदियाँ कई भागों में बट जाती है, तो उसी को बोला जाता है क्या, बीहड़ या फिर उख्यात भूमि। ठीक है, और जो बुंदेलखंड का पठार है ये मुख्य रूप से नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन व अपक्षय से बना हुआ है, जिस कारण से इसके ऊपरी भाग में लाल मृदा पाई जाती है। नीचे कौन सी चट्टान है तो नीस और ग्रेनाइट चट्टान है, और ऊपर इसका अपर्दन हो चुका है, जिस कारण से लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विंध्य श्रेणी की। जो विंध्य श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात के जोबट हिल से बिहार के कैमूर हिल तक है। मुख्य रूप से यह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है, और औसत ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 400 से 650 मीटर
ऊंचा है। ठीक है, अगर इसके सर्वोच्च शिखर की बात करें तो विंध्य श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुडविल पीक है, यानी सद्भावना शिखर, जो कि 775 मीटर ऊंचा है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा घाटी है, जो कि इसे सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। जैसे आप मैप में देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ पर नर्मदा घाटी है, जो कि इसको विंध्य श्रेणी को सतपुड़ा श्रेणी से अलग करता है। ठीक है, विंध्य श्रेणी जो है वह कई पहाड़ियों के एक पर्वत श्रेणी है। इसमें कई सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि विंध्याचल पहाड़ी हो गई, कैमूर पहाड़ी, पारसनाथ, पन्ना, सोनपुर। ये इसकी अलग अलग पहाड़ियाँ, मतलब ये आगे चलकर पूर्व दिशा में अलग अलग पहाड़ियों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ये इसी पर्वत श्रेणी के क्रम हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो विंध्य श्रेणी है ये अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, यानी ये बोल सकते हैं कि लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर धात्विक खनिज का अभाव है। परंतु भवन निर्माण के लिए जो पदार्थ उपयोगी होते हैं उस दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा कि यहाँ पर वैसे नॉर्मल जो धातु होती है या फिर खनिज होता है वो नहीं पाया जाता, लेकिन भवन निर्माण से संबंधित जो चीज़ें उपयोगी होती हैं, जैसे कि बालू हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यह उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत के बीच जल विभाजक का कार्य भी करती है। यहाँ पर कई सारी नदी निकलती हैं जो कि दोनों तरफ जाती हैं। इसके उत्तर से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो नॉर्मली गंगा नदी तंत्र में शामिल होती हैं, जैसे कि छिप्रा हो गया, धासन हो गया, केन, सोन, सिंध, काली सिंध, पार्वती। ये नदियाँ जो हैं, एक बेतवा नदी भी है, ये सब की सब उत्तर की तरफ जाती हैं। लेकिन इनके अलावा जो उत्तर की तरफ नदियां जाती हैं, जिनको मैंने बोला कि नॉर्मली गंगा नदी तंत्र में जाकर शामिल हो जाती हैं, इनमें से एक नदी है माही नदी, जो कि गंगा नदी तंत्र में शामिल नहीं होती। पहले तो ये उत्तर की तरफ जाती है, लेकिन बाद में ये पश्चिम की तरफ आ जाती है। पश्चिम की तरफ एक और भ्रंश है, वहाँ पर ग्रेट राजस्थान भ्रंश उसको बोला जाता है, तो उसी में बहती हुई ये सीधे आकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इसको शामिल कहाँ होना चाहिए था, तो इसको भी गंगा नदी तंत्र में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ग्रेट राजस्थान भ्रंश इसको रास्ते में मिल जाता है, जिस कारण से ये पश्चिम की तरफ आकर खंभात की खाड़ी में समा जाती है। इसी कारण से, क्योंकि पहले ये उत्तर की तरफ जाती है फिर वापस ये पश्चिम की तरफ जाती है, इस कारण से ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आप समझ ही चुके होंगे क्यों, क्योंकि पहले उत्तर की तरफ जाती है फिर वापस ये पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिरने की कोशिश करती है, जिस कारण से ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। ठीक है, तो आपको इसके संबंध में, यानी विंध्य श्रेणी के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा विंध्य पर्वत से जुड़ा हुआ एक चीज़ और बता देता हूँ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भांडेर का पठार कहाँ स्थित है और रीवा पन्ना का पठार कहाँ स्थित है। तो नॉर्मली जो भांडेर का पठार है और रीवा पन्ना का पठार है, ये दोनों के दोनों विंध्य पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं आप, इनका ही हिस्सा है। ठीक है, तो भांडेर का पठार और रीवा पन्ना का पठार इसीलिए अलग से नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अगर क्षेत्रीय रूप से देखें तो इनको अलग से देखा जा सकता है। तो जो भांडेर का पठार है उसके संबंध में आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पूरा का पूरा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। और रीवा पन्ना के पठार के संबंध में भी आपको ये याद रखना है कि ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, साथ ही साथ ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के बीच में आता है। और ये मुख्य रूप से, यानी जो रीवा पन्ना का पठार है, ये मुख्य रूप से विंध्यन कगारी क्षेत्र बोला जाता है, जिस कारण से इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता बुकों में। लेकिन कहीं अगर आप क्षेत्रीय रूप से देखेंगे और गूगल पर देखेंगे तो आपको अलग से भी मिल जाएगा भांडेर का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो मैंने आपको अलग से भी बता दिया है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। जो सतपुड़ा श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और छोटा नागपुर का पठार मतलब झारखंड तक है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मैकाल के रूप में फैली हुई है। इस श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है, जबकि मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो धूपगढ़ है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है महादेव श्रेणी में। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि मैकाल श्रेणी की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो वह है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, एक है सोन नदी और दूसरी है नर्मदा नदी। ठीक है, दोनों की दोनों भ्रंश में बहती हैं। तो नर्मदा जो है वो किधर चली जाती है, पश्चिम की तरफ, और जो सोन है वो किधर चली जाती है, तो उत्तर पूर्व की तरफ भ्रंश में बहती हुई चली जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो सतपुड़ा श्रेणी है यह एक ब्लॉक पर्वत है,
यानी इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। इस श्रेणी में नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करने का काम किया जाता है। मतलब ये जो श्रेणी है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजन का काम करती है। आधा पानी किसको देती है? नर्मदा को, और आधा पानी किसको देती है? ताप्ती को देती है। तो इतनी चीज़ें आपको सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में याद रखना है। तो आज हम लोग बात करते हैं पूर्वी पठार के बारे में। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, राजमहल की पहाड़ियाँ, गड़जात पहाड़ी, महानदी बेसिन जिसको छत्तीसगढ़ बेसिन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ दंडकारण्य जिसको बस्तर का पठार भी बोलते हैं, ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो सभी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बघेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, तो जो बघेलखंड का पठार है ना, यह मैकल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। मतलब जो मैकाल श्रृंखला है उसके पूर्व में यह स्थित है, और साथ ही साथ इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसके पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सोनपुर की पहाड़ियाँ, और दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बघेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है। ठीक है, मतलब दोनों राज्यों की सीमा में ये स्थित है, तथा यह केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने का काम करता है। जैसे कि आप मैप में देख ही रहे हैं कि यह केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यह दोनों के बीच में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा, और वैसे भी ये पूर्वी पठार का ही भाग है, तो जाहिर सी बात है ये बीच से अलग कर देता है पूर्वी पठार को, मतलब कि दोनों के बीच में आ जाते हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसमें एक महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी, दूसरी है टोंस नदी, और तीसरी है जूहिला नदी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बघेलखंड वाला पठार वाला जो एरिया है यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इसके संबंध में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार झारखंड में है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, और उसके बाद अगर बात करें तो उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ तक भी इसका विस्तार पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ और दक्षिण बिहार तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में भी आता है, पश्चिम बंगाल में भी आता है, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी बिहार तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 650 मीटर, तथा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, मतलब जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है वो है पारसनाथ, ऊंचाई है 1365 मीटर। तो साथ ही साथ आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर एक नदी निकलती है, मतलब छोटा नागपुर के पठार से बीचों बीच से लगभग एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, और जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम करती है, क्योंकि लगभग बीच से निकलती है तो जाहिर सी बात है दो भागों में बांटने का काम करेगी। तो एक भाग हो जाता है उत्तरी भाग, और दूसरा भाग क्या हो जाता है नीचे वाला दक्षिणी भाग, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। तो जो उत्तरी भाग है ना इसको वैसे बोला जाता है नॉर्मली हजारीबाग या फिर कोडरमा का पठार, यानी छोटा नागपुर के पठार का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको दामोदर नदी काट देती है, तो उत्तर वाला जो भाग है उसको हजारीबाग का पठार या फिर कोडरमा का पठार बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग है यानी दामोदर नदी के नीचे वाला दक्षिण वाला जो भाग है छोटा नागपुर के पठार का उसको बोला जाता है रांची का पठार। तो आपको ये याद रखना है कि ये छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, मतलब कि उसी को जब दामोदर नदी दो भागों में बांट देती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे ये दोनों के दोनों एक ही का हिस्सा है, किसका? छोटा नागपुर के पठार का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम करती है, ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, साथ ही साथ जो दामोदर नदी बेसिन है यहाँ पर कोयले का भंडार बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक कोयले का भंडार यहाँ पर पाया जाता है। और जो रांची का पठार है यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। रांची का पठार मैंने आपको बताया ना कि छोटा नागपुर के पठार का नीचे वाला हिस्सा दामोदर नदी के नीचे का दक्षिणी भाग, तो वहाँ जो रांची का पठार है वहाँ से महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ना ये छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रांची के समीप, जो कि झारखंड की राजधानी है, वहीं पर स्वर्णरेखा नदी पर एक वाटरफॉल है जिसको बोला जाता है हुंडरू जलप्रपात। तो याद रखिएगा कि जो हुंडरू जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है ना, ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृत या जो द्वीप रूपी स्थलाकृत है। ये द्वीप रूपी स्थलाकृत का मतलब है कि उठा हुआ भाग जो कि ऐसा लगे दूसरे स्थान की अपेक्षा एक द्वीप की तरह उठा हुआ है, तो वो वाला जो भाग है उसको बोला जाता है पाटलैंड या फिर पाट भूमि, जो कि संरचनात्मक रूप से उत्थित भूमि का उदाहरण है। उत्थित भूमि मतलब उठा हुआ भूमि। ठीक है। तो उसी का उदाहरण माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मैप पे, तो जो पश्चिम वाला इधर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा लावा निर्मित है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं यहाँ पर, और इसी को बोला जाता है पाटलैंड। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो दामोदर नदी है इसके ऊपर यहाँ पर हजारीबाग स्थित है। ठीक है। हजारीबाग, जिसको कोडरमा का पठार भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर आर्कियन या फिर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। और ऊपर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पलामू क्षेत्र स्थित है, जहाँ पर विंध्यन चट्टानें भी पाई जाती हैं कुछ मात्रा में। और जो नीचे वाला रांची का पठार है, इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि रांची के पठार का जो ढाल है ना, वो एकदम नीचे की तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ है। जबकि जो हजारीबाग का पठार है वहाँ पर, मतलब कि दामोदर नदी के ऊपर वाला जो भाग है, उसका अगर बात करें कि उसका ढाल किधर है, तो उसका ढाल दक्षिण पूर्व में है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जबकि रांची के पठार वाले का ढाल किधर है, तो पूरा का पूरा दक्षिण की तरफ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर साइड में सिंह भूमि स्थित है, जहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें भी पाई जाती हैं। और ये इस साइड जो है ये लावा क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। पूरा का पूरा ये राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र आता है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ ही साथ याद रखनी है। मैप के जरिए मैंने आपको बता दिया है। ये जो सिंह भूमि है, यहाँ पर आपको पता ही है कि ये खदान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिंह भूमि की जो खदान है, यहाँ पर आयरन अयस्क पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ से एक नदी निकलती है कोनार नदी, जो कि जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है। और ऊपर से एक बोकारो नदी निकलती है जस्ट उसके बाद से, जो कि हजारीबाग के पठार से ऊपर वाले क्षेत्र से निकलती है। तो ये भी इसका ढाल बताता है कि इधर की तरफ है, तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो जाहिर सी बात है दामोदर नदी में जाकर मिलेगी। ठीक है। और एक और नदी है यहीं पर देख लीजिए आप ध्यान से, तो एक है बराकर नदी, उसका भी दामोदर नदी में जाकर मिलाप हो जाता है। ठीक है। जबकि जो रांची का पठार है, यहाँ से नीचे से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे कि ऋषिकुल्या नदी, तो वो नीचे की तरफ एकदम पूरा चली जाती है। और बैतरणी नदी भी निकलती है, वो भी नीचे चली जाती है। साथ ही साथ स्वर्ण रेखा नदी जो है वो भी नीचे चली जाती है। ये दामोदर नदी की तरफ नहीं जाती हैं क्योंकि इसका ढाल नीचे साइड है। ठीक है। साथ ही साथ जो मैकाल पर्वत मैंने आपको बताया, तो मैकाल पर्वत जो है वहाँ से एक नदी निकलती है, जो कि यहाँ पर, मतलब कि जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ भी प्रवाहित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो है महानदी। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि महानदी निकलती कहाँ से है, तो ये मैकाल से निकलती है। जबकि प्रवाहित कहाँ पर होती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार में भी प्रवाहित होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर नदी है ना, जो कि इसको, मतलब छोटा नागपुर के पठार को एकदम बीचों बीच से काटती है, इसको पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक। लेकिन अगर अब की बात करें तो अब इसको बंगाल का शोक नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको बंगाल का वरदान कहा जाता है, क्योंकि अब इसी के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फसल का उत्पादन होता है। लेकिन पहले के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता था, मतलब ये जो नदी है काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती थी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हो जाती थी। उसका रीज़न भी था क्योंकि ये जो झारखंड का पठारी वाला क्षेत्र है ये ऊँचा था, और जैसे ही पश्चिम बंगाल वाले एरिया में ये दामोदर नदी उतरती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा ढाल वाला एरिया था। तो ढाल होने के कारण जो नदी थी वो काफ़ी ज़्यादा वेग में जाती थी, तो पूरा का पूरा पानी जो था वो वेग में जाता था, और जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया था उसको काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के रूप में प्रभावित करता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। कई सारे बांध वैसे बने हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो बांध बनाए गए उसी के कारण से इसका जो पानी है उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिस कारण से यहाँ पर अब अच्छी फसल उत्पादन होती है और बाढ़ की स्थितियाँ नहीं आती हैं। यही कारण था कि पहले क्या बोला जाता था इसको, बंगाल का शोक, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती थी, और अब बंगाल का वरदान बोला जाता है क्योंकि अब इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पश्चिम बंगाल को फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी आपको दामोदर नदी के संबंध में याद रखना है कि पहले ये बंगाल का शोक थी और अब ये क्या है, बंगाल का वरदान है। ठीक है। क्यों? क्योंकि डैम बन गए तो जाहिर सी बात है पानी अब अपने हिसाब से छोड़ा जाएगा।
तो ये चीज़ें आपको इसके संबंध में और याद रखनी है। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा धनी है। इसी कारण से इसको भारत का रूर कहा जाता है। रूर मतलब मिनरल स्टोर ऑफ इंडिया। तो इसको भारत का रूर इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। रूर में आपको बता दूं कि ये एक जर्मनी की नदी है जो कि राइन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, रूर नदी जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है, ये जर्मनी में बहती हैं। तो जो रूर नदी है उसका जो बेसिन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खनिज पाया जाता है। तो उसी के कारण इसकी भी उपमा दे दी गई है कि जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा खनिज पाया जाता है। जैसे जर्मनी के रूर नदी पर पाया जाता है, उसके बेसिन में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी पाया जाता है। इस कारण से इसको भारत का रूर कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि क्यों कहते हैं भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, रूर मैंने आपको बता ही दिया कि नदी का नाम है और ये कहाँ बहती है, जर्मनी में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खदानें हैं जैसे कि जादूगोड़ा की खदान। तो जो जादूगोड़ा की खदान है ना, यहाँ पर यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा जो हजारीबाग वाला पठार है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया दामोदर नदी के, तो वहाँ पर माइका पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो जो माइका है लगभग भारत का 70% माइका यहीं से पाया जाता है, मतलब हजारीबाग के पठार से ही पाया जाता है। और अगर बात करें कि विश्व का कितने प्रतिशत माइका भारत में निकाला जाता है, तो निकाला जाता है 90%, जबकि उसमें से 70% कहाँ से पाया जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार से पाया जाता है। इसके अलावा जो पलामू वाला क्षेत्र है, तो पलामू वाले क्षेत्र से संगमरमर पाया जाता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब पाया जाता है। ठीक है, पलामू आपने सुना भी होगा, पलामू राष्ट्रीय उद्यान तो यहीं पर स्थित है। तो उस वाले क्षेत्र से ज़्यादातर क्या पाया जाता है, संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना, ये सब चीज़ें। ठीक है, और मैंने आपको सिंहभूम वाला एरिया तो बता ही दिया जो कि रांची के पठार के अंतर्गत आता है, नीचे वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर आयरन अयस्क पाया जाता है, साथ ही साथ मयूरभंज और क्योंझर से भी आयरन अयस्क भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो दामोदर नदी बेसिन है तो उसमें तो मुख्य रूप से कोयला ही पाया जाता है पूरे के पूरे बेसिन में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भंडार है कोयले का। साथ ही साथ अगर बात करें कि कोयले की और कौन सी खदानें हैं यहाँ पर, तो राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र जो है वहाँ भी कोयला पाया जाता है। रानीगंज हो गया, धनबाद, झरिया, बोकारो, रामगढ़, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। रानीगंज से मुझे याद आया कि रानीगंज जो क्षेत्र है यहाँ से कलकत्ता के लिए भारत की सबसे पहली ट्रेन चलने वाली थी, लेकिन फिर चल गई थी मुंबई से ठाणे, और उसके बाद मतलब दूसरे नंबर पे फिर रानीगंज से कलकत्ता के लिए ट्रेन चली थी। ठीक है, लेकिन पहले यही चलने वाली थी लेकिन फिर नहीं चल पाई थी। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर भारत में ट्रेन चली थी, जबकि पहले नंबर पर चलने वाली थी लेकिन चल गई थी मुंबई से ठाणे। तो छोटा नागपुर के पठार के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजमहल के पहाड़ी की। तो जो राजमहल का पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसको आपको किसी किसी बुक में छोटा नागपुर के पठार के साथ ही पढ़ा दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे गढ़जात पहाड़ी की, तो उसको महानदी बेसिन, जिसको छत्तीसगढ़ का पठार वाला एरिया बोला जाता है, तो उसके साथ बता दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि राजमहल पहाड़ी वाला जो है आप चाहें तो छोटा नागपुर के पठार के साथ लिख सकते हैं, और जो गढ़जात पहाड़ी वाला जो पॉइंट होंगे उसको आप चाहें तो महानदी बेसिन वाले के साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अलग से बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजमहल पहाड़ी की। तो यह जो पहाड़ी है यह मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, मतलब ये छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। और ये जो पूरा का पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये बेसाल्ट से निर्मित है, मतलब बेसाल्ट चट्टानों से ये बना हुआ है। और अगर बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था जुरासिक युग में। ठीक है, जुरासिक युग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, उसी से ये बना था। क्योंकि आपको पता है कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं किसके कारण बनती हैं, तो वो लावा के कारण ही बनती हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गढ़जात पहाड़ी की। तो जो गढ़जात पहाड़ी है इसका विस्तार झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से उड़ीसा के उत्कल तट तक है। ठीक है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी, और इसको मतलब कि जो गढ़जात पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसको उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मेवाड़ का जो पठार है उसको राजस्थान की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और जो गढ़जात पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसको उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि उड़ीसा को ओडिशा कब से कहा जाने लगा, यानी उड़ीसा का नाम ओडिशा कब से पड़ा। और अगर आप
आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो भी पहले से अपलोड है। भारतीय राज्यों का विकास और उनकी स्थापना कब हुई और किस संशोधन के अंतर्गत हुई, ये सभी चीज़ें मैंने पहले से पढ़ा रखी हैं, तो उसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो महानदी बेसिन है वो इस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो गहजात पहाड़ियां हैं वो महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित हैं। दोनों एक ही बात है। गहजात पहाड़ी से देखेंगे तो गहजात पहाड़ी के दक्षिण में महानदी बेसिन होगा, और महानदी बेसिन से देखेंगे तो महानदी बेसिन के उत्तर में गहजात पहाड़ी स्थित है। मैप में आप देख ही रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है महानदी बेसिन, जिसको छत्तीसगढ़ का पठार भी बोला जाता है। अगर बात करें इसके विस्तार की, तो जो इसका विस्तार है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अवतल या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। आपने सुना होगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब जो बीच वाला भाग होता है दोनों तरफ का उठा हुआ होता है। उठा हुआ तल मतलब उत्तल, और दबा हुआ तल मतलब अंदर धसा हुआ जो तल होता है वो होता है अवतल। तो इसका जो तल है कैसा है, अवतल है, मतलब धसा हुआ है। तो वही अवतल या धसाव की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ बेसिन है ना, ये छोटा नागपुर के रांची के पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करते हैं, और स्वयं को मतलब खुद को यह छोटा नागपुर के रांची के पठार से अलग करता है। किसके जरिए, महानदी के जरिए। तो याद रखिएगा कि स्वयं को महानदी के द्वारा छोटा नागपुर के रांची के पठार से अलग करता है, जबकि ये दंडकारण्य और छोटा नागपुर के पठार को अलग करने का काम करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। महानदी के संबंध में आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि जो महानदी है वो मैकाल पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो महानदी बेसिन वाला क्षेत्र है यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जहाँ पर होंगी वहाँ पर कोयला पर्याप्त मात्रा में होगा। तो यहाँ पर कोयला का जो भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपने सुना होगा तलचर की खदान, जो कि ओडिशा में स्थित है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को आप महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ पठार या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन के संबंध में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दंडकारण्य के पठार की। जो दंडकारण्य का पठार है उसको बस्तर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मतलब कि छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र पड़ता है बस्तर, नक्सलवादी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, आपने ये नाम सुना भी होगा। तो जो बस्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर दंडकारण्य के पठार को बस्तर का पठार भी बोला जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है। और ये जो दंडकारण्य का पठार है ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ व अनुपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन अगर बात करें खनिज संसाधन की दृष्टि से, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा धनी है। भारत में जो टिन धातु है वो दंडकारण्य के पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र से निकाली जाती है। आपने सुना भी होगा जो छत्तीसगढ़ है टिन के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है हमेशा ही। तो जो बस्तर वाला क्षेत्र है यहीं पे टिन पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। तो इसी कारण से छत्तीसगढ़ जो है वो प्रथम स्थान हमेशा रखता है टिन के उत्पादन में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, नाम है इंद्रावती, वो भी दंडकारण्य के पठार से ही निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, दंडकारण्य के पठार से। यहीं पर जो दंडकारण्य का पठार है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खदान है जिसका नाम है बैलाडीला की खान। यहाँ से आयरन अयस्क भी पाया जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है दंडकारण्य के पठार के संबंध में कि जो कालाहांडी का पठार है या फिर बस्तर का पठार या फिर मलकानगिरी पहाड़ी, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये सब के सब दंडकारण्य के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कालाहांडी का पठार भी आप याद रखिएगा कि ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इतनी चीज़ें आपको दंडकारण्य के पठार के संबंध में याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूर्वी पठारों को भी एक एक करके जितनी भी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी पठार की। तो जो उत्तर पूर्वी पठार है इसमें मुख्य रूप से आता है मेघालय का पठार। तो उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें मुख्य रूप से छोटा नागपुर का जो पठार है उसी का पूर्वी विस्तार माना जाता है। यानी जो छोटा नागपुर के पठार में चट्टानें पाई जाती हैं वही चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। ये छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। और आपको पता ही है छोटा नागपुर का पठार किस में आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है ना। तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो कि राजमहल और गारो गैप के द्वारा एक दूसरे से
अलग होता है। राजमहल और गारो गैप जो है ये राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए डेल्टाई मैदान के कारण है। ठीक है, मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने यहाँ पर एक डेल्टाई मैदान बना दिया है, जिसी को क्या बोला जाता है, गारो और राजमहल गैप बोला जाता है। और साथ ही साथ इसको पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाता है राजमहल या फिर गारो गैप या फिर मालदा गैप, तो दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। और ये जो गैप बना हुआ है ये बना हुआ था प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान, यानी जब प्रायद्वीपीय भारत जो था वो संचालित हो रहा था, आपको पता है ये आके टकरा गया था एशिया से, उसी टाइम पे क्या हुआ था कि इधर वाला जो एरिया है धंस गया था, मतलब नीचे ज़मीन जो थी धंस गई थी। अब ज़मीन नीचे धंस गई तो ऊपर से जो नदियाँ आ रही थी वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर ये सब लाती थी वो यहाँ पर डिपॉजिट करती चली गई। तो डिपॉजिट करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया और उसी मैदान को क्या बोलते हैं, मालदा गैप या फिर राजमहल व गारो गैप। इसी के कारण क्या होता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उससे ये अलग हो जाता है, जबकि उसी का पूर्वी विस्तार है मेघालय का पठार। साथ ही साथ ये जो डेल्टाई मैदान है तो इसमें पीट मृदा की उपलब्धता होने के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। और इस क्षेत्र में जो सुंदरवन पाए जाते हैं वो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेघालय के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित हैं। ठीक है, यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित जो शिलोंग रेंज है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इसी कारण से जो मेघालय का पठार है इसको शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता ही है मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, तो शिलोंग के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेघालय का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक। ठीक है, जो कि मेघालय में ही स्थित है। साथ ही साथ जो खासी पर्वत क्षेत्र है तो ये जो खासी पर्वत क्षेत्र है ना तो इसकी संरचना जो है कीप रूपी है। कीप का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि ऑयल डालते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी गैलन में लाते हैं ऑयल और ट्रैक्टर में डालना हो या फिर व्हीकल में डालना हो तो जो कीप होता है उसके आकार का है, मतलब नीचे क्या होता है आकार कम होता है और ऊपर जैसे ही जाता है तो आकार इसका मोटा होता चला जाता है, मतलब ऊपर जो है साइज बढ़ती चली जाती है, नीचे कम होती है, वही होता है कीप रूपी। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी है, कीप रूपी है। कीप रूपी संरचना होने के कारण क्या होता है, जो मौसमी हवाएं होती हैं या कि यहाँ पर उलझ जाती हैं और सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं। तो आपने सुना होगा दो क्षेत्रों का नाम, एक चेरापूंजी और दूसरा मौसिनराम, तो यहाँ पर ही स्थित है और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। इनमें मैं आपको अंतर बता दूं, जो चेरापूंजी है यहाँ पर सर्वाधिक एक माह कैलेंडर में वर्षा पाई जाती है, मतलब पूरे के पूरे वर्ष में एक माह में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। और अगर बात करें कि एवरेज रूप से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है तो वो होती है मौसिनराम में। पूरे के पूरे वर्ष का अगर एवरेज निकालें तो मौसिनराम में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर एक महीने का देखें तो एक महीने में किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो वो चेरापूंजी में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर, यूरेनियम और कोयला जैसे खनिज भंडार पाए जाते हैं। और इसके संबंध में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यह भारत का सबसे गीला पठार भी है। ठीक है, भारत का सबसे गीला पठार कौन सा है तो वह है मेघालय का पठार, और भारत का सबसे सूखा पठार कौन सा है तो वो है लद्दाख का पठार। तो इस तरीके से आपको मेघालय के पठार के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दक्कन के पठार की। तो जो दक्कन का पठार है यह ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार संरचना में फैला हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले नर्मदा नदी ऊपर से निकली, फिर ये बीच में पर्वत, उसके बाद नीचे से ये ताप्ती नदी निकली, और ये ताप्ती नदी के जो नीचे वाला यानी दक्षिण वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दक्कन का पठार जो है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है तो ये फैला हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है इसको कई भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला दक्कन ट्रैप या फिर इसको महाराष्ट्र का पठार भी बोलते हैं, दूसरा है कर्नाटक का पठार, तीसरा है आंध्रा का पठार। जो आंध्रा का पठार है उसको भी दो भागों में पढ़ा जाता है, एक है रॉयल सीमा का पठार और दूसरा है तेलंगाना का पठार। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पठार या फिर दक्कन ट्रैप की। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र का पठार है इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है जब टकरा के यहाँ पर आ गया था, एशिया में जुड़ गया था, तो यहाँ पर जो अरब सागर वाली कगारी क्षेत्र है तो महाराष्ट्र के पास क्या हुआ था कि यहाँ पर दरारी उद्भेदन के जरिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि लावा निकला था दरारी उद्भेदन के जरिए, और ये जो लावा था ये था बेसिक लावा।
बेसिक लावा कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि जिसमें सिलिका कम होता है वो बेसिक लावा बोला जाता है। सिलिका कम होने के कारण वो दूर दूर तक फैलता है, ठीक है। कम गाढ़ा होता है यानी पतला होता है तो दूर दूर तक फैल जाता है, और सिलिका अगर अधिक हो तो उसको अम्लीय लावा बोलते हैं, वो चिपचिपा होता है और दूर दूर तक नहीं फैलता। वो ज़्यादातर किसका निर्माण करता है, पर्वतों का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो सिलिका कम होने के कारण जो बेसिक लावा है ये पठार का निर्माण करता है। तो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो लावा था फैल गया था। जब अरब सागर के पास से विस्फोट हुआ तो ये फैल गया था लगभग कितने में, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में कितना फैला हुआ है, तो वर्तमान में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी 5 लाख वर्ग किलोमीटर अपरदित व अपक्षयित हो गया, वहाँ पर मिट्टियाँ बन गई, पतली परत थी तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अगर नहीं खत्म होता तो पूरा का पूरा बेसाल्ट चट्टानें होती। अभी केवल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये जो महाराष्ट्र का पठार है जिसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ये बार बार यहाँ पर क्या हुआ कि लावा यहाँ पर बिछता चला गया, ठीक है। जितनी भी बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ यहाँ पर लावा बिछता चला गया। तो यहाँ पर सबसे मोटी परत है, ठीक है। तो 1 2 बार 3 बार यहाँ पे लगभग 3 लेयर यहाँ पर चढ़ी हुई है लावा की। तो इस कारण से ये जो है ये क्या बोला जाता है, ट्रैप बोला जाता है, मतलब जाल बोला जाता है। इसी कारण से इसको दक्कन ट्रैप बोला गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, तो मुख्य रूप से आपको पता ही है बेसिक लावा से हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। साथ ही साथ वर्धा और बेनगंगा बेसिन और रत्नागिरी क्षेत्र पर यहाँ पर आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानें भी कुछ मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से जाहिर सी बात है जो बेसाल्ट चट्टान है अगर वो अपरदित और अपक्षयित होगी तो कौन सी मिट्टी बनेगी, काली मिट्टी बनती है। और आपको पता है काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है ना, जैसे कि कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो इसके अपरदित होने से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी नदी, भीमा नदी, कृष्णा नदी जो कि महाबालेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। और वर्धा नदी, बेनगंगा नदी, ये सब यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और अगर बात करें कि महाराष्ट्र के पठार या फिर दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कलसूबाई, ठीक है। ये हरिश्चंद्र पहाड़ी में स्थित है। साथ ही साथ अगर यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, सतमाला, ग्वालीगढ़ पहाड़ी और अजंता पहाड़ी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नागपुर के पास इसे विदर्भ के पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो दक्कन ट्रैप है इसको नागपुर के पास जो विदर्भ क्षेत्र है वहाँ पर विदर्भ के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि इसको ट्रैप क्यों कहते हैं, दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि अरब सागर वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि दरारी उद्भेदन हुआ, मतलब वहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वहाँ से लावा निकला तो पूरी तरह से फैल गया। केवल यहीं बस नहीं फैला था लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं फैला था, ठीक है। बाकी जो दूर दूर वाले क्षेत्र थे वहाँ पर कम गया, पास वाला जो महाराष्ट्र वाला एरिया था यहाँ पे ज़्यादा चला गया। तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी ट्रैप की तरह हो गई। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कठोर चट्टानें हैं, बहुत लंबी, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी परतें हैं, तो इसको खोद के नीचे निकाला भी नहीं जा सकता। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पहले भी जीव जंतु रहे होंगे और यहाँ पर पेड़ पौधे भी रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे नीचे दबते चले गए। जब लावा ऊपर से बिछता चला गया तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे क्या बने होंगे, पेट्रोलियम बने होंगे। लेकिन मोटी परत होने के कारण यहाँ से पेट्रोलियम नहीं निकाला जा सकता है, जबकि यहाँ पर पाया जरूर जाता है। हालांकि यहाँ पर एक क्षेत्र है वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, आपको मैं बता दूँ बॉम्बे हाई उसको बोलते हैं, तो वहाँ से पेट्रोलियम पाया जाता है। ये अरब सागर के पास ही पड़ता है तो अरब सागर से निकाला जाता है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है अरब सागर जो सागर है तो नीचे भी वहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती होंगी, बेसाल्ट की चट्टानें। क्यों, क्योंकि जो लावा है वो जाहिर सी बात तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो केवल और केवल धरती की तरफ ही आया हो, वो उधर भी गया होगा जहाँ पे अरब सागर का पानी है, तो उधर भी नीचे तक गया। तो जाहिर सी बात है वहाँ भी वही चट्टानें मिलेंगी। अगर ज़मीन के नीचे जाएंगे नीचे वाले परत पे तो वहाँ भी वही चट्टानें मिलेंगी। तो वहाँ भी बहुत सारी मछलियाँ होंगी, ठीक है, जैसे शार्क मछली हो गई, कछुए उछुए जो बड़े बड़े होते हैं सब के सब दब गए होंगे नीचे। तो जाहिर सी बात है वो सब पेट्रोलियम बन गए। इस कारण से वहाँ से पेट्रोलियम बॉम्बे हाई से पाया जाता है। और अगर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से यहाँ अगर खुदाई कर ले कोई उन्नत मशीन आ जाए तो जाहिर सी बात है नीचे से पेट्रोलियम मिल जाएगा। लेकिन परत बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा मोटी है, इसलिए यहाँ से पेट्रोलियम निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो इसके बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक के पठार की। तो जो कर्नाटक का पठार है इसको धारवाड़ के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है ना, उसको मलनाड कहते हैं। तो याद रखिएगा जो पर्वतीय घाट है साइड साइड वाले जो दोनों दिख रहे हैं, तो एक पश्चिमी घाट बोला जाता है और उधर साइड वाला क्या बोला जाता है, पूर्वी घाट बोला जाता है। तो इनके संलग्न में जो पश्चिमी घाट के संलग्न में पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र हैं उसको मलनाड कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाबू बुदन जो है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है मुल्यनगिरी, ठीक है। कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मुल्यनगिरी है। और मलनाड के संलग्न
पूर्व में अपेक्षाकृत जो कम ऊंचे पठारी क्षेत्र हैं उनको मैदान कहते हैं, जिनसे औसत में अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र जो हैं उनको बेंगलुरु का पठार और मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनका क्षेत्रीय नाम भी दिया गया है बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। और साथ ही साथ यहाँ पर लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार भी मौजूद है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, वाराही, भीमा, साथ ही साथ घटप्रभा और मालप्रभा, ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और जो शरावती नदी है इसमें एक जलप्रपात है जिसको जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये शरावती नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही साथ जो कावेरी नदी है इसमें एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसी में जो मैंने आपको बताया कि वाराही नदी में शिमोगा जिले के पास कर्नाटक में एक जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, वो है कुंचिकल जलप्रपात। तो याद रखिएगा कि ये वाराही नदी पर स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है यहाँ पर कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो जो बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में रखता है। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण खदानें हैं, एक है कोलार की खदान और दूसरा है हट्टी की खदान। ये दोनों की दोनों खदानें सोने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। सोने के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो कर्नाटक ही है। मैंने पहले से वीडियो बना दिया है इस पर, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में किस चीज़ का होता है। ठीक है, मतलब फसल उत्पादक अग्रणी राज्य और खनिज उत्पादक अग्रणी राज्य की वीडियो पहले से अपलोड है। और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मेलागिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सतमंगली वन, जो कि चंदन के वन बोले जाते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इतनी सी चीज़ें आपको कर्नाटक के पठार के संबंध में याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्रा के पठार की। तो जो आंध्रा का पठार है इसके अंतर्गत तेलंगाना व रॉयल सीमा का पठार आता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है जो है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण का जो क्षेत्र है, मतलब नीचे वाला जो पठारी क्षेत्र है, इसको रॉयल सीमा का पठार कहते हैं, जहाँ पर वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्ला मलाई पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। जबकि कृष्णा नदी बेसिन के जो ऊपर वाला यानी उत्तर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है इसको तेलंगाना का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि उत्तर वाला जो क्षेत्र है कृष्णा नदी बेसिन के उसको तेलंगाना का पठार, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है कृष्णा नदी बेसिन के उसको क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा का पठार बोलते हैं। ठीक है, साथ ही आप याद रखिएगा कि तेलंगाना के पठार का जो ऊपरी हिस्सा पठारी और दक्षिणी हिस्सा जो है वो मैदानी है। मतलब जो तेलंगाना का पठार है मैंने आपको बताया नीचे वाला, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, पठारी है। जो निचली हिस्सा है वो कौन सा है, मैदान है। ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। साथ ही साथ कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आप उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो गोदावरी नदी है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में बहती है, जिस कारण से उसके पानी को ऊपर लाया जाता है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए, जिससे कि पानी जो है वो ऊपर प्राप्त करवाया जा सके, लोगों को भी, फसलों के लिए भी। ठीक है, तो ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से ही बहुत ही गहराई में बहती हुई नदी से ऊपर पानी लाया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आयरन, कोयला, हीरा और बलुआ पत्थर जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा हीरा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक और पठार बचता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है, वो है लद्दाख का पठार। ठीक है, जो लद्दाख का पठार है नॉर्मली लद्दाख में ही स्थित है। इसके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, और दूसरी चीज़ ये कि ये भारत का सबसे सूखा पठार है। ठीक है, जो लद्दाख का पठार है भारत का सबसे सूखा पठार है और सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे गीला पठार कौन सा है, तो वह है मेघालय का पठार। तो इस तरीके से हम लोगों ने पठार वाले चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट
सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ सबके क्विज वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर केवल और केवल जितनी भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है यूट्यूब में उनकी PDF अवेलेबल करवा दी जाती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।